जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाज़रीन, जनादेश 2024 के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मुल्क में डेमोक्रेटिक फेस्टिवल के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन के इनेकाद और तारीखों का ऐलान कर दिया तो सियासी जमातों ने वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने और उनको लुभाने के लिए अपनी सरगर्मियों में तेज़ी लाई। मुल्क भर में एक सियासी माहौल है और जम्मू कश्मीर में भी चनाचे जो 5 नशस्तों पर इंतखाबात होने वाले हैं, 5 मरहलों में होंगे। इस महीने की 19 तारीख से इंतखाबात का आगाज़ होगा, 1 जून तक जारी रहेगा इंतखाबात का सिलसिला। ये 7 मरहलों में कुल मिलाकर इंतखाबात होंगे। तो जम्मू कश्मीर में भी सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं और जम्मू कश्मीर की 5 नशस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने कैंडिडेट्स को फील्ड कर रही हैं, इंतखाब लड़ रही हैं। जैसा कि मुल्क में एक माहौल देखा जा रहा है आजकल कि भारतीय जनता पार्टी को एक एज मिल रहा है। एक 2019 के इंतखाबात का जो नताइज रहे उसमें जो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इस पार्टी ने हासिल की थी, तो वो एक एज मिलता है इस जमात को। उसके बगैर एक और एज है कि 10 साल से इख्तिदार में है, तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो आवाम को लुभाने के लिए काफ़ी थे। और इन चीज़ों को देखते हुए कई कौमी सियासी जमातों ने आपस में इत्तेहाद किया है और इस लूप में उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों या यूनियन टेरिटरीज़ की इलाकाई सियासी जमातों को भी ले लिया है अपने साथ। तो जम्मू कश्मीर में क्या माहौल है, आज हम बात करेंगे 2 सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ। हमारे स्टूडियोज़ में आज के मौजू पर बात करने के लिए तशरीफ़ रखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नौजवान लीडर जो पार्टी के तर्जुमान भी हैं, इमरान नबी डार साहब। शुक्रिया। एजाज साहब, इमरान साहब, आप दोनों का खैर मकदम है। जैसा कि हमने कहा कि मुल्क में एक सियासी माहौल आजकल जैसे सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं सियासी जमातों की, तो पहले हम आगाज़ में बात करेंगे कि मुल्क में क्या माहौल है। चनाचे आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन सभी 550 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की पहली फहरिस्त जारी हुई, दूसरी फहरिस्त जारी हुई कैंडिडेट्स की, तो हमने देखा कि कुछ सिटिंग एमपीज़ को ड्रॉप किया गया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या माहौल है आज? देखिए, इस बार का जो चुनाव है, इस बार मोदी जी तीसरी बारी हमारे प्रधानमंत्री होंगे देश के। जिस तरीके से पूरे देश में उनको एक मिशन के साथ जिस तरीके से लोगों ने उनके काम को सराहा है, मैं मानता हूं इस बार जो उन्होंने नारा दिया है 370 पार, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं पूरे देश में रहा भी हूं। बंगाल में हमने काम किया है, त्रिपुरा में, कर्नाटक में। जिस तरीके से जो माहौल है आजकल, क्योंकि आज देश में एक हिंदुस्तानी को इज्जत समान मिला है। उनको लग रहा है कि जो आज की सरकार है उन्होंने उनके हित में काम किए है। काम तो किया ही है। इंटरनेशनल लेवल में अगर हम लोग बात करेंगे, एक बहुत बड़ा एक चेंज हुआ है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ कब G20 हमने कभी सोचा ही नहीं होता। फार्मूला रेसिस से लेके अनेक कार्य हुए हैं। मैं मानता हूँ इस बार का जो मतदान होगा, खासकर जो मिलेनियम वोटर्स है, जो नए वोटर्स है, उनमें एक बहुत बड़ा एक उत्साह है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है, पूरे देश भर के जो हमारे वोटर्स है, पूरा विश्वास है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा बहुत सरप्राइजिंग होगा। और इस बार जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोला है कि 370 इस बार पार करेंगे, हम पूरे विश्वास के साथ इस चीज को बोलते हैं कि 370 ये देखना होगा कि जो आज का वोटर है वो किस बुनियाद पर वोट देगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे क्या काम किए हैं, बहरहाल इसको हम आगे लेकर जाएंगे। इमरान नबी डार साहब, आप जम्मू कश्मीर की एक देरीन सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बहुत बड़ी सियासी जमात है आपकी। तो जो इंजीनियर एजाज साहब ने अभी ये बात कही कि 370 पार, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो आप एक सियासत पर जो आप अपना नज़रिया रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कोई अपनी बात रख सकता है, जमहूरियत है। एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में
मैं भी बात रख सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं, तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन ज़मीनी हकायक जो है वो कुछ और ही हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं, जो हम ऑन ग्राउंड जो देख रहे हैं। मैं खासकर जम्मू और कश्मीर की बात करूंगा क्योंकि हमारा तो बाकी स्टेट्स में ज़्यादा काम है नहीं। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, हमको तो कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी। जो बुलंदबाग दावे किए जा रहे थे वो हमको नहीं दिखा। मतलब आज माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और मैं वसूख से 100% मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। पहली बार इफ्तियार के टाइम पे लाइट नहीं रहती है, बराबर इफ्तियार जब भी स्टार्ट होता है तो लाइट चली जाती है। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था आपको। डेवलपमेंट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट आपको तो एंश्योर करनी है। अभी जो इन्होंने बात करी कि फिलहाल इन्होंने G20 का जिक्र छेड़ा, तो क्या आप उसको डेवलपमेंट नहीं मानेंगे अगर ये दावा करते हैं कि देखिए G20 कार रेसिंग की बात की जो अभी हाल में हुई, उसको आप डेवलपमेंट नहीं मानते हैं क्या? अगर ये दावा करते हैं तो आप जवाब दीजिएगा। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मतलब अगर कार रेसिंग आप यहाँ पे करवा रहे हैं तो उससे यहाँ पे लोगों को क्या फायदा मिलेगा? मतलब वो डेवलपमेंट का क्या आप क्या बताना चाहते हैं? G20 हुआ ठीक है, बट G20 में भी वो गुलमर्ग नहीं जा पाए। अगर आप दिखाना चाहते थे पूरी वर्ल्ड को कि नॉर्मलसी है, आपने गुलमर्ग का इवेंट क्यों कैंसिल किया? आपने यहाँ जो श्रीनगर में दाशीगाम का इवेंट तक कैंसिल कर दिया। लेकिन उन G20 के डेलीगेट्स जो थे, हमने उनको यहां पर देखा श्रीनगर के बाजारों में। सैनिटाइज एटमॉस्फेयर में हर कोई जा सकता है, सैनिटाइज एटमॉस्फेयर में। लेकिन आप मुझे बताइए, इससे पहले सरकारों ने इंटरनेशनल इवेंट्स किए हुए हैं। जब हमारी सरकार थी, उमर साहब की सरकार थी, उस टाइम पे जुबिन मेहता का शो नहीं हुआ, वो भी तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था। उससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स हुए यहाँ पे। ये कोई पैरामीटर नहीं होता है। आप इवेंट्स करते हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया है, हमने भी किया, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहली बार ये सब चीजें नहीं होती है, ये इससे पहले भी हुई है, इंशाल्लाह आगे भी होंगी। आप मुझे बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट में कश्मीरी को क्या फायदा मिला है? G20 में कश्मीरी को फायदा मिला? G20 की बात करिए। हमने बात की थी, अगर G20 में जो यूरोपियन कंट्रीज थे, क्या उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी रिवोक की? नहीं की। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था। हमने ये बोला था कि G20 उन्होंने किया, वो डेलीगेट्स आए सबसे पहले। ये बात भी है, थर्ड टायर वाले डेलीगेट्स यहां पर आए थे, एम्बेसडर्स नहीं आए। जो टॉप लेवल डेलीगेट्स थे उनको यहां पे नहीं बुलाया गया। जो आधे कंट्रीज में से इन्होंने बुलाया था, जो एम्बेसी में स्टाफ है, वो यहां पर आए। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा है, डेलीगेट आ रहा है, चाहे वो टॉप लेवल का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। खासकर आपको ये फायदा क्या होने वाला है कश्मीरी को? कुछ नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूं, कोई फायदा, अगर सबसे बड़ा फायदा कश्मीर के लिए होता अगर यहां ट्रैवल एडवाइजरीज आपके व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, यूरोपियन कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को बोला है कि आप परहेज करिए इन एरियाज में जाने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज ने ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है अपने सिटीजन्स के लिए। हम एक्सपेक्ट करते थे कि G20 के बाद यहां पर कश्मीरी को फायदा मिलेगा, वो हुआ नहीं। तो फिर उसका क्या फायदा? एजाज साहब ने बात छेड़ी है तो इनसे जवाब लेंगे। मैं मानता हूं क्या फायदा हुआ है G20 से? जो NC और PDP है, जो रीजनल पार्टीज है, इन्होंने हमेशा कन्फ्लिक्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स की है। अगर आप देखोगे, चाहे इलेक्शन होंगे, इनके जो इलेक्टेड होके आते थे वो 5% वोट पे आते थे। आज वो बात नहीं है। आज एक सम्मान मिला है, इज्जत मिला है, रिस्पेक्ट मिला है। कल में एक स्पेन के एक व्यक्ति से मिला, मैंने उनको बोला, भाई आपने क्या चेंज दी? वो मुबारकबाद दी है प्रधानमंत्री जी के गवर्नेंस पे। बोला मैं स्पेन से, आज मुझे चेकिंग नहीं हुई। भाई ये चेंज है। आज पैलेट गन नहीं चलते हैं जो एनसी के टाइम पे कल चलते थे, पीडीपी के टाइम पे चलते थे। जब फारूक साहब को बोला जाता था बाहर कि भाई कश्मीरी के लिए आप क्या सोच, वो बोलते थे उनको गोली मारो। ये उनकी सियासत रही है। देखिए, मैं इतना मानता हूं, आज चेंज हुई है, आज चेंज लग रहा है। आज दुकानें खुले हैं, बाजार खुले हैं, आज कोई हड़ताल नहीं। आज चाहे पहाड़ी कम्युनिटी हो, चाहे ओबीसी हो, सबको अपना सम्मान मिला, अपना हक मिला है। जी बिल्कुल सही बात है। 2014 से 19 तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही सेंटर में, जम्मू कश्मीर में किसी और सियासी जमात की गवर्नमेंट थी। 19 से लेकर आपकी ही सरकार है, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बीजेपी के कंट्रोल में है। तो आज जब आप कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के वोटर के पास जाएंगे जी, तो क्या लेकर जाएंगे? मुझे एक चीज बताइए, क्या एम्स नहीं दिया हम लोगों ने जी? क्या IIMs नहीं दिया हमने? क्या हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया? क्या हमने जोजिला टनल नहीं दे दी? क्या हमने हर घर
पानी नहीं पहुंचाया? क्या हर घर बिजली नहीं पहुंचाई? ये तो अभी कह रहे हैं बिजली, क्या हमने इमरान साहब तो कहते हैं, आप सुनिए, 5 लाख का गोल्डन कार्ड हमने हर भारत के लिए दे दिया। मैं आपको इतने हजारों एग्जाम्पल देता हूं। मैं ग्राउंड से जुड़ा हूं, मैं डीडीसी इलेक्टेड हूं। मैं मानता हूं जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, एक बुजुर्ग लोग जिनके घर में परिवार में 10,000 रुपए की राशि का सोर्स नहीं है, उनको लाख रुपए का इलाज आता है आज। क्या वो हमारी अचीवमेंट नहीं है? क्या आप ये बताना चाहते हैं जो सरकार की आज इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, क्या हमें यहाँ पे एमआर मॉल सबसे बहुत बड़ा मॉल नहीं बन रहा है? क्या डिज्नी वर्ल्ड नहीं बन रहा है? आने वाले समय में आप देखिए जो बदलाव होगा, जो 70 साल बदलाव नहीं हुआ उसको थोड़ा 7 साल तो दे दीजिए। आप एब्रप्टली बोलेंगे कि भाई मतलब सारी चीजें एक साथ हो। हाँ, तवक्का है, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला, तवक्का रखना चाहिए और हमारी सरकार भी साहब बहुत सारी खूबियां गिनवाई है उन्होंने। कहा बिजली दी है, पानी दिया है, तो आप कहते हैं कि बिजली रहती नहीं है, जो ही आपने सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है तो बिजली चली जाती है। ये तो दावा करते हैं कि घर घर बिजली पहुंचाई है। देखिए, दावे तो बहुत करते हैं। मतलब बीजेपी का दावा था जब वो सरकार 2014 में कि 15 लाख आपके अकाउंट में आए। क्या वो लोगों के अकाउंट में 15 लाख आए? अभी तक नहीं आए। तो दावे तो इन्होंने बहुत किए। दूसरी बात, आपने बोला कि बीजेपी की 2019 से, बीजेपी की सरकार तो यहाँ 2014 से ही चलने, मतलब ये तो हुकूमत में थे ना 2015 से, तो वो क्यों आप छोड़ रहे हैं? तो वो लेके आप चलिए ना। ये यहाँ पर भी इनके 10 साल हो गए हुकूमत करते हुए। आज भी बीजेपी जो हुकूमत कर रही है, पिछले 10 सालों से हुकूमत कर रही है। इन्होंने एम्स का नाम लिया, इन्हें आईआईटी का नाम लिया, ये सब पुरानी सरकारों में हुआ था। ये यूपीए, ये जो यूपीए सरकार थी, ये उन्होंने यहां पर एलोकेट किया था। अब आप मुझे बताइए ना, मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें गिनवा सकता हूं जहां पर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। बट कहने का ये मतलब ये है, मैं बार बार उसी बात पे आ रहा हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या किया आपने? यहां कश्मीरी कौम को डिमीन किया, आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, आपने यहां पर कास्ट पे लोगों से लड़वाया। पहाड़ी को गुज्जर से लड़वा रहे हैं आप, कश्मीरी को डोगरा से लड़वा रहे हैं। आपने इंक्लूसिव सियासत नहीं करते हैं आप रिलीजन बेस्ड सियासत करते हैं, आप पोलराइजेशन करते हैं, आप एक इंसान को ह्यूमैनिटी छोड़ के आप उसको बोलते हैं कि आपका धर्म खतरे में है। आपने तो यही सियासत की। एजाज साहब, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम, ये बहुत बड़ा एक बात आती है, एक इल्जाम लगता है भारतीय जनता पार्टी पे कि एक कम्युनिटी की बेस पे या खासकर मजहब की बुनियाद पर आप सियासत करते हैं। देखिए, हमने जब डेवलपमेंट की, अगर कोई स्कीम हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाई, अगर कोई रोड बना, कोई हॉस्पिटल बना, वो सबके लिए है। जहां एनसी के हमारे स्पोक्स पर्सन साहब ने बोला कि उन्होंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट तो इनकी सरकारों में हुई। मुझे बता, क्या वाल्मीकि समाज को वोट देने का अधिकार नहीं था यहाँ पे? क्या एससी समाज को यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था? क्या पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी, क्या उनको रहने का अधिकार नहीं था? ये अपने आप से पूछे ना। मैं मानता हूं आज खुशहाल है पूरा जम्मू कश्मीर, आज इज्जत मिला है, सम्मान मिला है। आज मुझे बताए, एक युवा जिसको 2 लाख राशि नहीं देता था बैंक, उसको लोन नहीं देता था, आज आप देखिए लाखों की स्कीम है। हमारे खादी विलेज बोर्ड हो या केवीआईसी हो या हमारे मुद्रा हो, हजारों ऐसी स्कीम है। आज हमने, हमारी सरकार ने हमारी बहनों के लिए, अगर वो जमीन अपने नाम पे रखती है उसको उसका कम परसेंटेज देना पड़ेगा। हमने तो सारे कुंभों को, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उसको आगे बढ़ाने की बात की है। हमने हमेशा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, आज नौजवानों का जमाना है, नौजवानों का दौर है, आईटी का दौर है। नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, खासकर बेरोजगारी के खात्मे के लिए स्कीमें वो अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जिसे हम डिग्निफाइड एक एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, उसके लिए क्या किया? देखिए, मेरे पास जो डाटा है जी, जो पिछले से, अगर आप बिहार से कंपैरिजन करोगे हमारे जम्मू कश्मीर को जी, अगर यहां पे देखा जाएगा 4.5 लाख मुलाजिम आज भी हमारे सरकारी मुलाजिम है। अगर वही आप बिहार की बात करो, 13 करोड़ आबादी है, 2.5 लाख मुलाजिम है वहां पे, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ मुलाजिम है। मुझे एक चीज बताइए, अगर स्कूल यहाँ आज चल रहे हैं, पहले चल रहे थे, आज चल रहे हैं, आज टूरिज्म आप देखो, 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए, 1 मिलियन से ज्यादा गंडोला राइड हुआ। क्या वो रोजगार नहीं है? क्या अगर हमारा इंडेक्स बढ़ता है, अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होता है, क्या उससे हमारा रोजगार नहीं बढ़ेगा? और दूसरा, अगर हमारे स्कूल चलते हैं, पहले चलते थे, आज चलते हैं, क्या वो हमारे युवाओं के लिए
अच्छी बात नहीं है। आज वो जाके पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ते हैं वो लोग, अच्छे अच्छे कंपटीशन, अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करते हैं। इमरान साहब, हमारे स्पोर्ट्स में आप देखिए, सादिया मलिक को हजारों ऐसे जवान है जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। मैं मानता हूं हमारे पास एक साधन है आज भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के लोगों को समझने की जरूरत है। इमरान साहब, इसमें मैं आपका रद्द-ए-अमल लेना चाहूंगा कि ये जो खासकर मैंने नौजवानों की बात की थी, तो आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने कहा कि उनके लिए इतनी स्कीमें हैं और रोजगार ज्यादा है बाकी रियासतों या यूनियन टेरिटरीज के मुकाबले में हमारे यहाँ? देखिए प्रॉब्लम यही है ना, बिकॉज ये इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बार बार बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए कैसे ये यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयज को कैसे कटघरे में लाने की कोशिश की जा रही है। बोला जा रहा है कि बिहार में इतनी आबादी है, वहां एम्प्लॉयमेंट इतना कम है और कश्मीर में कम। तनासुब देखेंगे तो हम हमारे वही ये एक और कॉन्फ्लिक्ट डालने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पे लोगों को क्यों इतनी एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, ये क्या सवालिया खड़ा हो, सवालिया देखिए, मेंटालिटी देखिए आप जी, ये क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर क्यों है यहाँ पे एम्प्लॉयज इतनी आबादी। आप क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज, अच्छा बताइए। आपने बोला कि यहाँ पर आबादी कम है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, यही बोला आपने। बिहार में आबादी कम है और आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है जी। सो बेसिकली आप क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर क्यों है इतनी एम्प्लॉयमेंट। ये आपके सवाल का जवाब है जी। अभी तक जो 2019 में जो इन्होंने बात कही थी कि हम इतना एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज लाएंगे, क्या लाया इन्होंने तो जितने भी एग्जाम्स यहां पे कराए, आप खुद देखिए रिक्रूटमेंट के 7 एग्जाम्स ये अनप्रेसिडेंटेड है, 7 बैक टू बैक एग्जाम्स यहां पे कैंसिल हो गए और अभी तक हमको ये मालूम नहीं है कि उन एग्जाम्स के किंगपिन्स कौन है किंगपिन उन एग्जाम्स। आप बताइए, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा इनसे। जो एसआई चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे फायर सर्विसेज में हो, चाहे उसके प्राइवेट एजेंसी को एक मैं वही बोल दिया गया था वो किया, बट उसमें जो बिग फिशेस है अभी तक हमको ये मालूम नहीं है कि बिग फिशेस कौन है। अभी लिस्ट में भी आया था, एक एरिया में से लिस्ट में जो निकले थे, एक एरिया में से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स निकले थे, तकरीबन 25 निकले थे उसमें से। अभी तक वो ये सामने नहीं आ रहा है एक एरिया से या एक कुंभे से 7-8। मुझे एक चीज बताइए इमरान साहब से मैं पूछना चाहता हूं, इधर 1,60,000 से ज्यादा डेली वेजेस है, वो किनकी देन है? वो एनसी की देन है, पीडीपी की देन है, ये पिछले सरकारों की देन है। तो वो क्या, वो कहां के लोग हैं? मुझे वो तो कश्मीरी है ना। मुझे एक सेकंड आप मुझे बताइए ना, पीडीपी में पीडीपी की सरकार थी तो आप हिस्सेदार थे ना उसके। हाँ बिल्कुल, मुझे एक चीज बताइए जी बिल्कुल। अगर पहले आज इनका मानना सही है कि एग्जाम्स हुए, वहां पे दांधी पाई गई, हमने वो कैंसिल कर दिया। इनके टाइम में जो दांधी होती थी वो दिखती नहीं थी, ये दिखाए ना, इनने कितने एग्जाम्स कैंसिल किए। मैं इनको 1000 प्रूफ देके देता हूँ, 1000 प्रूफ यहाँ अनएजुकेटेड लोगों को नौकरियां दी गई, वहां फारूक के घर में जो काम करते थे उनको आईएएस मिला। ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ के, ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ के जिन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट हासिल की है, अपनी मेहनत से की है, मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। आपने, अगर हम सिंसियर सरकार है, हमने करप्शन पे काबू पाया है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अगर हमारी करप्शन हुआ, अगर हमारी सरकार करप्ट होती तब नहीं होता। नहीं, एक देखिए, मैंने आपसे कहा था एजाज साहब कि आपकी पार्टी पर और सियासत के तरीके पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। जी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अगर 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इसी इंस्टीट्यूशन की बात करिए आप, इस बार यहाँ पर दूरदर्शन में कोई एग्जाम होता है जो हमारी सरकार में हुआ, जो इस टाइम पे यहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आप तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने तो अभी किया, मैं किसी की क्रेडिबिलिटी पे आप तो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। एनसी और पीडीपी के क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क, वो आप सियासी तौर बोल सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते यहाँ पे। आपने डेलीवेजर्स की बात की, आपने डेलीवेजर्स की बात की कि ज्यादातर डेलीवेजर्स हैं वो इन पार्टियों की देन है। पीडीपी की जब हुकूमत थी 2014 से 19 तक, तो उसमें बहुत सारे डेलीवेजर्स को अपॉइंट किया गया, लेकिन उसमें तो आप हिस्सेदार थे ना। नहीं, उस टाइम तो सरकार ने 2017 के बाद बैन लगा दी। हम चाहते हैं डिग्निफाइड रोजगार, वही तो मैं कह रहा हूं, डिग्निफाइड रोजगार कहां से मिल रहा है? मुझे एक रिक्वेस्ट है, क्या 30 साल कोई एक व्यक्ति काम करेगा 2-2 हजार पे, उसके आप वादा बोलोगे उसको भाई परमानेंट करना है? ये कहां का इंसाफ है भाई?
जी ये कहाँ तो आप करिए ना उनको permanent। अच्छा करेंगे तो हम लोग कमिटेड है, हम करेंगे आने वाले समय में करेंगे। इतना ही बोल रहे हैं कि आप लोगों के एजाज साहब, आपने एक और बात तो कही कि हमारे आपने 80,000 आपने एक और बात कही कि करप्शन बहुत ज्यादा हुआ बीजेपी की सरकार से पहले। तो आपकी पार्टी पर जब बहुत सारे सवाल लगते हैं, जैसे मजहब की बुनियाद पर सियासत, कैसे कम्युनिटी मजहब की बुनियाद पे हम बुनियाद पर से, और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के बारे में यह भी कहा जाता है कि किसी भी लीडर ने, दूसरी सियासी जमात के लीडर ने कुछ भी कहा जो बीजेपी के मुवाफिक ना हो तो दूसरे दिन उसकी तफ्तीश लगती है बहुत सारी एजेंसी से। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक सिंपल सिद्धांत है, क्योंकि सबको समझने की इमरान जरूरत साहब बैठे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये बताएंगे बहुत सारे साहब तो 140 करोड़ पे बैठे हैं जी, जेकेसी का स्कीम है जी। अगर उन्होंने वो पैसा आई वुड रिक्वेस्ट ये वहाँ सब्सिडीज नहीं सब्सिडीज है फिर चलिए नहीं उस पे अगर मुझे देखो तो अगर हम बीजेपी कोर्ट का- चाहती है, हाँ। अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ की जुडिशरी का, अगर रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ With के due इंस्टीट्यूशंस का, respect for तो judiciary. आपको इन सब चीजों के बारे में यहाँ With पे due बात नहीं करनी respect for चाहिए। judiciary. नहीं तो हमारे पास भी ऐसे डेटा है, हम जो आपका पोल allegations खोल के यहाँ पे जो रखा allegations अभी बट आप है। एटलीस्ट रेस्पेक्ट करिए जुडिशरी का, मुझे रेस्पेक्ट respect है करिए फारूक कोर्ट्स अब्दुल्ला साहब का, का, सबका नहीं रेस्पेक्ट respect करिए, है। आपको किसी का But- मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप कोर्ट्स का रेस्पेक्ट करिए ना। देखिए, सब जुडिस केस, मुझे एक चीज लेट कोर्ट डिसाइड, लेट देम डिसाइड। आप कौन होते हैं? आप जज मत बनिए ना किसी जज चीज का। नहीं मैं तो एक चीज बोलता हूं, let them take it. अगर इमरान वो साहब- 140 करोड़ या नहीं, ये आप 140 देखिए, नहीं चलिए इस पे हम बात नहीं करेंगे। ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे। नहीं आपको इस ये पे नहीं बोलना चाहिए। इमरान साहब आपको ये बस नहीं बोलना चलिए हम मौजू की तरफ आते हैं। इमरान साहब, अब चुनाचे पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। जो पहले मरहले का 19 तारीख को होगा वो उधमपुर, जो कठवा उधमपुर सीट है। बहरहाल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे और तर्जुमान की हैसियत से मुझे ये बताइए कि जब आप इस बार वोटर के पास जाएंगे तो तकरीबन 9-10 साल के बाद ये एक ऐसा हो रहा है कि आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या लेकर जाएंगे आप? मतलब अवाम की उमंगें हैं, अवाम के अपने जज्बात हैं, एहसासात हैं, सियासी जमातें उनका इदराक करती हैं, आप क्या लेकर जाएंगे? किस बुनियाद पर वोट देखिए, मांगेंगे? हम इस टाइम पे लोगों में एक कोशिश कर रहे हैं, उनमें एक एहसास डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन इस टाइम पे एक जवाब देना है उन ताकतों को जिन ताकतों ने यहाँ पर हमसे हमारी शख्सियत छीनी, जिन ताकतों ने हमसे हमारी स्पेशल स्टेटस छीना। उन ताकतों के लिए एक जवाब है और वो जवाब वोट के थ्रू होगा। ये इलेक्शन सेंटिमेंट बेस्ड है। देखिए, डेवलपमेंट तो होता रहेगा। हमने जितना डेवलपमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में हुआ है, अनपैरेलल डेवलपमेंट हुआ है। हमने व्हाइट पेपर भी इजरा किया है कि जो भी हमारी सरकारों में जितना डेवलपमेंट किया है हमने लोगों के सामने वो रखा है। इंशाल्लाह आगे भी डेवलपमेंट होगी। लेकिन इस बार का इलेक्शन बहुत ही अहम इलेक्शन है। इस बार वो हमको कश्मीर और जम्मू की आवाम को एक यूनाइटेड होके एक कॉमन वॉइस है, यूनाइटेड वॉइस है, और ये बताना है कि जो 2019 में इलीगल डिसीजंस हुआ, इलीगली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, हमको वो काबिल कबूल नहीं है। हम पत्थर नहीं चलाएंगे, हम बंदूक नहीं चलाएंगे, लेकिन हम अपने वोट के थ्रू ये मैसेज उस सरकार को देंगे और उससे ज्यादा लोगों, एक सेकेंड, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों तक वो जवाब उनके तक वो मैसेज पहुंचाएंगे कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये काबिल कबूल नहीं। इमरान साहब, जब आप वर्ड इलीगल यूज करते हैं ना तो एक उम्मीद जगाते हैं कि ये शायद रिवोक भी हो सकता है। क्या ये खाली एक जुमला है? क्या ये खाली एक उम्मीद है या फिर ये पूरी भी हो सकती है? क्यों नहीं हो क्योंकि सकती है? देखिए, जब आप इलीगल कहेंगे तो उस पर तो ठप्पा लग चुका है। नहीं, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं। आप देखिए, जब आर्टिकल 370 की बात बीजेपी ने की, कितने सालों से इनने उसके लिए जद्दोजहद की, उन्होंने भी 70 सालों तक उसके लिए जद्दोजहद, तो हम भी तैयार हैं। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। कभी ना कभी इंशाल्लाह ये वापस आएगा और हम इसके लिए, इसके रेस्टोरेशन के लिए लड़ेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कैसे है? अगर मैंने तो वही कहा कि ठप्पा लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, लेकिन अगर ये फिर से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अभी तो वो सब जुडिशियस नहीं है, वो डिसाइड हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 370 को परमानेंट स्टेटस भी दिया हुआ था। देयर वर 2 जजमेंट्स जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई थी, उन्होंने बोला था कि इट हैज एक्वायर्ड 370 आर्टिकल 370 हैड एक्वायर्ड परमानेंट स्टेटस। तो उसके बावजूद भी आपने इस पे क्वेश्चन किया, उसके बाद भी आपने इसको रिवोक करवाया। तो अब आप अगर कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, जो भी जनता देख रही होगी उनको समझने की जरूरत है, ये जो रीजनल पार्टीज रही है, खासतौर एनसीपीडीपी, आज भी ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश हित की चलिए, पार्टी है। हमारे पास और टाइम मैं बहुत ये कम मानता है, हूं, वक्त इस बार बहुत का कम जो है। चुनाव होगा, आप देखेंगे अगर डॉक्टर साहब लास्ट टाइम डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमारे उधमपुर से हमारे कैंडिडेट है, उसने 5 लाख की लीड से उस टाइम जीता था, और इस बार मैं 370 लड़ने के इमरान बाद साहब 10 लाख की लीड से एक जीते। सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने कहा कि हमें यूनाइट होना चाहिए, तो उसके लिए सियासी जमातों को भी यूनाइटेड होना चाहिए। पीएचडी बनाया था आपने, उसका तो आज कोई अता पता नहीं है। अब आप इंडिया अलायंस के साथ हैं, तो उधमपुर की सीट या ये जो कठवा की सीट है उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं, किस कैंडिडेट को आप फील्ड कर रहे हैं? पहले तो पीएचडी तो है जी। पीएचडी नहीं, अब उसमें से वो तो है, लेकिन उसमें जो बुनियादी मेंबरान थे, जो स्ट्रॉन्ग मेंबरान थे, वो आप उनसे पूछिए। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कमिटेड टू पीएचडी। हमारा जो पीएचडी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था रेस्टोरेशन ऑफ August 4, 2019 स्टेटस को, एंड वी आर स्टिल कमिटेड टू दैट। सो वो बेसिक एक ऑब्जेक्टिव था पीएचडी का, वी आर स्टिल स्टैंडिंग फॉर दैट। हम अभी तक उसके लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस इलेक्शन में मौकिफ यही रहेगा कि जिसको आप कहते हैं 2019 के इलीगल डिसीजंस, उनको उस उम्मीद के साथ आप लोगों को जगाएंगे? मतलब हम इस टाइम पे लोगों को ये बोलना चाहते हैं, मैं जब लोग हिंदुस्तान कंट्री में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको वो डिसीजंस कबूल बिल्कुल। नहीं थे। तो जिस तरह से आम सियासी जमातें जाती हैं ना वोटर के पास, सड़क, पानी, बिजली, नौकरी वगैरह ये सब लेकर, तो एजाज साहब का ये दावा है कि वो तो हम सब दे दिया है हमने। तो अगर आपने ये सब कुछ दे दिया है, तो इस बार क्या लेकर जाएंगे? हमारा लक्ष्य है कि अपना देश पूरा डेवलप्ड नेशन बने। आने वाले समय में हम उसके लिए प्रयास करेंगे। हमने वंदे भारत ट्रेन लाई यहाँ पे, और आने वाले समय में कश्मीर में एजाज साहब जम्मू कश्मीर की पांच निशस्तें हैं, जो आमतौर पर देखा जाए तो जम्मू चलिए मानते हैं कि आपकी 2 निशस्तें पहले भी थी, वहां पे 2 सीट्स पार्लियामेंट मेंबरान थे, लेकिन कश्मीर में कोई खास चेहरा दिख नहीं रहा है आपकी जमात से। देखिए, कश्मीर में आपने देखा जब डीडीसी के चुनाव, वो भी एक चुनाव था, उसमें हम लोग 3 सीटें जीत के आए भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इस बार का जो चुनाव होगा, आप देखोगे जो हमारा वोटर टर्नओवर होगा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और आने वाले समय में असेंबली में भी हम लोग चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आप यकीन रखिए, आज की जो जनता है, आज का जो यूथ है, वो समझदार है, वो समझ चुका है कि कौन डिवाइजिव पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, ये बोलते हैं पीएचडी एक इंटरनल अरेंजमेंट था और इंडिया ब्लॉक एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। ये दोनों अरेंजमेंट में मुझे बताइए कोरिलेट कैसे करेंगे? भाई वहां कांग्रेस 370 के अगेंस्ट थी, यहां आप कैसे उनको 370 के साथ में लाओगे? केजरीवाल तो 370 के अगेंस्ट था, यहां कैसे उनको 370? ये जितनी सारी चीजें देखिए, जनता जनार्दन है, वो समझेगी, और आने वाले समय में बीजेपी को हराने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हम वो करने के लिए। चलिए, बिल्कुल इस नोट के साथ हमारे एक ही बार हो सकता है जब आप बीजेपी में आओगे। बीजेपी में हम कभी नहीं आएंगे बीजेपी को हराएंगे हम इंशाल्लाह। तो चलिए, ये हमारे ये जो बहस मुबासे हैं तो ये तो जारी रहेंगे इंशाल्लाह। इंजीनियर एजाज हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। इमरान नबी डार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आपने शिरकत की और इस बहस मुबासे में हिस्सा लिया। थैंक यू अगेन। तो नाजरीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यही इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान और प्रोग्राम की पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।